नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी से डॉक्टर वैभव चौबे जी। डॉक्टर, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे इधर आपका पूरा काम स्टार्ट हुआ। मैम, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट 2013 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। उससे पहले डिपार्टमेंट अटैच था, तो वो अटैच रूप में यहाँ वर्किंग हो रही थी। अभी 2013 के बाद से ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है। इसमें हम सारे तरीके के मरीज़, जैसे पेन, फिजिकल डिसफंक्शन, मतलब जिस भी तरीके की मांसपेशियों से संबंधित परेशानियाँ जिस भी तरीके की होती हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के मरीज़ में हो, मतलब पीडियाट्रिक से लेके जीरियाट्रिक जो हम कहते हैं, उसमें पूरा फिजियोथेरेपी का काम होता है। पीडियाट्रिक मतलब और नियोनेटल पॉपुलेशन, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय से लेकर उसमें किसी तरीके के सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से या किसी और वजह से उसमें जिस भी तरीके की परेशानी आई है, तो वो अर्ली इंटरवेंशन में काउंट होती है, जिसको हम तुरंत ही इलाज उसका आईसीयू से ही शुरू कर देते हैं, जिसमें उसके चेस्ट में किसी तरीके का इन्फेक्शन डेवलप ना हो सके, सांस लेने में बच्चे को तकलीफ ना हो, ताकि ऑक्सीजन का संचार उसके ब्रेन की तरफ बराबर बना रहे। तो इस तरीके से वहाँ से जो इलाज शुरू किया है उसका, फिर उसमें और जो मस्तिष्क में उसके अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको किस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे की तरह लेकर जाना, वहाँ तक पहुँचाना, एक वो चीज़ हो गई। तो ये पीडियाट्रिक विभाग से संबंधित हमारा काम हो गया। आईसीयू के अंदर में सारे ही तरीके के मरीज़ जिनको, क्योंकि वो बेड रिडन पेशेंट हैं, उनमें बेड रिडन होने के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको बचाने का काम, जैसे छाती में किसी तरीके के उनके इन्फेक्शन, वेंटिलेटर पे है पेशेंट, ऑक्सीजन पे है पेशेंट, तो इस तरीके के मरीज़ों को कैसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन से बाहर लाने में हम मदद कर सकते हैं। तो उनके सांस की प्रक्रिया, जैसे अभी कोविड के समय लोगों ने देखा होगा, फिजियोथेरेपी में काम काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई उसके कारण भी, कि किस तरीके से छाती का मूवमेंट अच्छा होने की वजह से फेफड़े बराबर तरीके से सांस ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन का सही संचार हो पा रहा है। ऐसे ही दूसरे कार्डियो के पेशेंट्स हैं, जैसे तो प्री ऑपरेटिव उनका कितना कैसा कार्डियक एंड्योरेंस है, कितना उनमें सस्टेनेबिलिटी रह रही है पेशेंट की उस कंडीशन को लेके, वहाँ से लेके और कार्डियक सर्जरी के बाद भी उनके जो इलाज हैं उसमें फिजियोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। न्यूरोलॉजिकल केसेस जैसे पैरालिसिस है, पार्किंसन है, और भी दूसरी कंडीशंस हैं जिनमें जो न्यूरो के केसेस होते हैं, चाहे वो प्री ऑपरेटिव हो, पोस्ट ऑपरेटिव हो, उन सभी में फिजियोथेरेपी का काम है। तो रिहैब का जितना बड़ा काम न्यूरो के केसेस में है, जैसे मरीज़ एक बार न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जाने के बाद में रिवाइव होने में, मेडिसिन से आप सस्टेन करते हैं कंडीशंस को, इन्फेक्शन नहीं होने दे रहे हैं दोबारा से, लेकिन जो डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी होने के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। तीसरा अगर आप देखें तो दूसरे विभाग, जैसे ऑपरेशन से, हड्डी रोग में ऑपरेशन के बाद में कॉम्प्लिकेशन जिस तरीके से आते हैं, मूवमेंट नहीं होना, मांसपेशियों का ख़राब होना, तो इन सब के लिए भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा काम रहता है। फिर वुमेन्स हेल्थ में, मतलब प्रेगनेंसी से लेकर नॉर्मल डिलीवरी तक कोशिश की जाती है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो पेशेंट की, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन से बच सकें अगर वो संभव हो तो उनके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन में हम काम करते हैं। तो धीरे धीरे करके उनको, जैसे जैसे मस्कुलर सेगमेंट हम उनका कोर स्टेबिलिटी और पेल्विक फ्लोर मसल्स के ऊपर में काम करते जाते हैं, वैसे वैसे चांसेस उनके नॉर्मल डिलीवरी की तरफ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फिर दूसरे पेन मैनेजमेंट हमारा बहुत बड़ा डोमेन है, क्योंकि पेन हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का पैटर्न रहता है। लोगों के पास में जैसे सर्जिकल ऑप्शंस हैं, कोई मेडिसिनल ऑप्शन लेते हैं, तो वैसे ही ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है पेन का। तो पेन फिजियोथेरेपी का मेन डोमेन है, तो जिसमें हम हर तरीके का पेन, किसी भी एज ग्रुप का मरीज़ हो, उसमें हर तरीके के पेन का इलाज फिजियोथेरेपी से संभव है। जी बताएं। तो डॉक्टर, जैसे कि अभी ये है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो क्या कुछ ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए होती है? क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर फील्ड पे एक प्लेयर खेल रहा होता है, सपोज करें सचिन तेंदुलकर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और उस समय पे सडनली उनको एक जर्क लगता है, हमारे पास में एक 2 से 3 मिनट का एक विंडो होता है। उस 3 मिनट में एक डॉक्टर दौड़कर आता है, फील्ड पर कुछ इलाज करता है और चला जाता है और प्लेयर वापस खेलने लग जाता है। इससे फास्ट कौन सा इलाज हो सकता है, मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता है कि गोली भी इतनी देर में घुल पाती है जितनी देर में फिजियोथेरेपी का काम ख़त्म होता है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि आपको दर्द में पहला इलाज कहाँ लेना चाहिए।
वो एक सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि उन्हें ये प्रॉब्लम हुई, आज दर्द हुआ है, आज पहली बार मुझे दर्द हुआ है, और वो जाकर सबसे पहले किसी नज़दीकी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में या फिजियोथेरेपी जहाँ भी हॉस्पिटल या सुविधा उपलब्ध है फिजियोथेरेपी, वहाँ जाकर वो दिखाए, तो मुझे नहीं लगता उन्हें किसी भी तरीके के दवाइयों का भी सेवन करना पड़ेगा। तो इतना फास्ट इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी से संभव है। डॉक्टर, आप लोकनाथ के माध्यम से शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपना खान पान स्वस्थ रखिए। आज की तारीख में जब जो आज का परिवेश चल रहा है जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप और इस सब से काम हो रहा है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि वो पूरे दिन बैठकर लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आजकल कोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा फिर इक्वली ही फिज़िकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्वमेंट रखे अपना। ये ना हो कि वो पूरे दिन बस पढ़ाई में, लैपटॉप और इन सब चीज़ों में बैठे हुए हैं और फिर फिज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं है। गेम भी खेल रहे हैं तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, मतलब टीवी पर आप गेम खेल रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो ये सब चीज़ों के चलते आप अपना फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं होने दे पा रहे हैं बच्चों का। तो आप सारे माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके आगे भविष्य के लिए। अगर हम उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं तो वो आज से ही एक्टिव रहें। उनका बचपन एक 18-20 साल की उम्र तक जो रहेगा वो कम से कम उनको रोज़ाना खेल के लिए कुछ समय निकालें, और वो खेल ग्राउंड के खेल होना चाहिए, दौड़ने भागने वाले खेल होना चाहिए, ना कि एक जगह बैठकर खेलने वाले। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, बड़ों की अगर हम बात करें तो समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सुबह या शाम या दोनों समय हो सके तो दोनों समय कम से कम वॉकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो फ्री है सबके लिए। आप अपने अच्छे शूज़ पहनकर रोज़ाना सुबह शाम वॉकिंग पे ज़रूर जाएं। खान पान के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खाने पीने का एक समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि रात में आप 10 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे अपने शरीर के साथ आप नुकसान ही करोगे। लोग का अमूमन कहते मिल जाते हैं, ये संभव नहीं है, हमारा काम ऐसा है कि हम रात में 10 बजे फ्री होते हैं, तो संभव नहीं है। बिल्कुल आप काम कीजिए 10 बजे तक, आप 12 बजे तक काम कीजिए, लेकिन खाने का समय शाम का निकालिए। 5-6 बजे के आसपास एक बार 15 मिनट का समय निकाल के खाना खा लीजिए और फिर अपना काम कीजिए। आपका स्वास्थ्य ज़्यादा कीमती है। आज आप जो 10-12 बजे तक काम कर पा रहे हो वो अपने शरीर के कारण कर पा रहे हो, लेकिन जिस दिन वो शरीर खराब हो जाएगा वो काम कौन करेगा, ये बताइए। तो अगर आपको काम करना है, स्वस्थ तरीके से करना है, तो खाने पीने का समय, संयम खान पान में और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ रोज़ाना ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अपनी लाइफस्टाइल, अपना खान पान और प्रॉपर एक्सरसाइज करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। थैंक यू। फाइन।